किरण को रेडिएशन क्या होते हैं? तो जब उच्च ऊर्जा के आवेशित कण n अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के वेग से अधिक वेग, यानी माध्यम के अंदर उनका जो वेग v है वो ग्रेटर देन c/n से गुजरता है, तो कण की गति की दिशा में निश्चित दिशा में दृश्य या पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित होती हैं। इस विकिरण की खोज रूसी वैज्ञानिक पावेल केरेनकोव द्वारा की जाने के कारण विकिरण का नाम केरेनकोव या चेरेनकोव नाम रखा गया। तो जब कण की चाल v लेस देन c/n होती है तो गतिशील आवेशित कण के कारण उत्पन्न ध्रुवण कणों की स्थिति के सापेक्ष सममित रूप से व्यवधान डिस्टर्ब होते हैं। परिणाम स्वरूप पथ के अनुदिश अधिक दूरी तक नेट विद्युत क्षेत्र नहीं रह पाता, अतः इस प्रकार की कोई विकिरण उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन जब कण की चाल v ग्रेटर देन c/n होती है तो गतिशील आवेशित कण के कारण उत्पन्न ध्रुवण के फलस्वरूप द्विध्रुव कण की गति के अनुदिश अभिविन्यासित हो जाते हैं। इससे माध्यम में उत्पन्न ध्रुवण कणों की स्थिति के असममित होता है। परिणाम स्वरूप पथ के अनुदिश अधिक दूरी तक नेट विद्युत क्षेत्र रह पाता है, लेकिन कणों की यह ध्रुवित अवस्था भी कुछ समय के पास समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में किरणकोव विकिरण है वो उत्पन्न होते हैं। जब आवेशित कण जिसका आवेश प्लस ZE है वेग v बराबर बीटा c से n अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर उत्पन्न विकिरण या फोटोन की जो मात्रा है वो टॉम फ्रैंक के सिद्धांत से इसका व्यंजक है वो व्युत्पन्न किया गया है, जिसके अनुसार आवर्ती अंतराल न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य उत्सर्जित फोटोन या आवर्ती की जो मात्रा है वो होगी n न्यू डी न्यू बराबर पाई ZE का होल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 n c स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू dr। इस जो सूत्र है इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो है कि n न्यू का मान आवर्ती न्यू पर निर्भर नहीं करता है। चूँकि इस उपरोक्त सूत्र में कभी आवर्ती का पद नहीं आया है तो n न्यू का मान है वो आवर्ती पे निर्भर नहीं करता है। n न्यू का मान बीटा बराबर 1/n होने पर न्यूनतम तथा बीटा बराबर 1 होने पर अधिकतम प्राप्त होता है। n न्यू प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अर्थात परमाणु क्रमांक के स्क्वायर के अनुसार होता है। तो यदि बात करें तो यदि इलेक्ट्रॉन के कारण यदि रेडिएशन उत्पन्न होते हैं तो उसकी जगह यदि अल्फा कण होंगे तो n न्यू का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। समान आवेश के लिए n न्यू का मान समान होता है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पायोन, इनके लिए n न्यू का मान है वो समान होगा। माध्यम से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को h न्यू से व्यक्त किया जाता है, अतः स्पेक्ट्रम में उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति न्यू होती है और इस कारण से ये किरणकोव विकिरणें हमें नीलाभ बैंगनी दिखाई देती हैं, ब्लूइश वॉयलेट है वो दिखाई देती हैं। अगला हमारा जो बिंदु है वो है गामा किरणों की पदार्थ के साथ ही अन्योन्य क्रिया। गामा किरणों की जो खोज है वह एक्स किरणों की खोज के पश्चात हुई है। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने देखा था कि जब यूरेनियम फोटोग्राफी प्लेट से किसी अन्य माध्यम में भी एक्सपोज की जा सकती है तो उस समय ये माना था कि एक्स किरणों जैसा ही कुछ ऐदर से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसके बाद में विल्हेल्म कॉनरेड रोडजन ने खोज की थी। उन्होंने इसे धात्विक स्फुरदीप्ति कहा था। तो ये जो गामा किरणें हैं ये आवेश रहित हैं और उच्च आवृत्ति की उच्च ऊर्जा की विद्युत चुम्बकीय किरणें होते हैं।
ये जो गामा किरणें हैं वो अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। जब वह अपनी उत्तेजित अवस्था से निम्नतम अवस्था में आता है उसे गामा क्षय कहते हैं। गामा किरणें दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं, एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में, दूसरे कृत्रिम स्रोत के रूप में इनका उत्पादन हो सकता है। तो जो गामा किरणें हैं वो पदार्थ के साथ किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया करते हैं, इस पर बात करें तो पहला हमारा इसमें बिंदु है रेखीय क्षीणन गुणांक। जब गामा किरणों को किसी पदार्थ से गुजारा जाता है तो इसका जो संपूर्ण अवशोषण हो सकता है या प्रकीर्णन हो सकता है, अंशतः अवशोषण हो सकता है। इन दोनों कारणों से पदार्थ में गामा क्षय की जो तीव्रता है उसमें कमी आती है। जैसे इस चित्र में बात करें तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस का जो ये अवशोषक पदार्थ है इसमें जो आपतित गामा किरणें हैं I0 तीव्रता की आपतित होती हैं तथा निर्गत या पारगमित गामा किरणें हैं उनकी तीव्रता I रह जाती है। तो माना I0 तीव्रता की गामा किरणें डेल्टा एक्स मोटाई की पट्टिका पर लंबवत आपतित हैं। पट्टिका से गुजरने के बाद इनकी जो तीव्रता है वो डेल्टा I कम हो जाती है। चूँकि डेल्टा I का मान तीव्रता I तथा पट्टिका की मोटाई डेल्टा एक्स के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, अतः डेल्टा I प्रोपोर्शनल टू माइनस I डेल्टा एक्स। यह माइनस चिन्ह इसलिए उपयोग में लिया गया है क्योंकि तीव्रता में कमी होती है। यहाँ डेल्टा I बराबर माइनस म्यू I डेल्टा एक्स। जब इस समीकरण को हम समाकलन करते हैं तथा लिमिट x बराबर 0 पर I0 लेते हैं तो जो समाकलन हमें प्राप्त होता है वो I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू x प्राप्त होता है। चरघातांकी 6 वाला ग्राफ जो समीकरण 1 में प्रदर्शित किया गया है ये प्राप्त होता है, अर्थात दूरी के साथ गामा किरणों की जो तीव्रता है उसमें चरघातांकी 6 होता है, दूरी के साथ चरघातांकी रूप से वो कम होती हैं। यहाँ पर जो म्यू है वो पदार्थ का रैखिक क्षीणन गुणांक कहलाता है। यदि अक्ष की विमा मीटर में है यानी लंबाई की विमा है तो रैखिक क्षीणन की विमा लंबाई के व्युत्क्रम अर्थात मीटर इनवर्स होगी। यदि समीकरण 1 का हम ग्राफ खींचें तो दूरी के साथ जो ग्राफ है वो इस प्रकार का चरघातांकी ग्राफ प्राप्त होता है। x बराबर 0 पर जो तीव्रता है वो I0 है और ज्यों ज्यों अक्ष की दूरी बढ़ती है जो तीव्रता में जो कमी है वो चरघातांकी रूप से कमी होती है। ये ग्राफ x बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू x को शो कर रहा है। I तथा I0 का जो अनुपात है I/I0 गामा किरण संचरण कहलाता है। तो गामा किरण संचरण आपतित किरणों की ऊर्जा के में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यदि गामा किरणों की ऊर्जा अधिक होगी तो संचरण अनुपात I/I0 अधिक होगा तथा अवशोषक की मोटाई बढ़ने पर घटता है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो लेड धातु के लिए उसकी मोटाई और संचरण के मध्य शो किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा के लिए तथा अलग अलग मोटाई के लिए ग्राफ यूज किए गए हैं। जैसे संचरण के साथ डिस्टेंस के साथ 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग ऊर्जाओं पर यदि ग्राफ खींचे जाते हैं तो वो ज्यों ऊर्जा बढ़ेगी त्यों त्यों जो उनका संचरण है उसके वो या उसका पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक होता है। उपरोक्त आरेख के अनुसार रैखिक क्षीणन गुणांक आपतित गामा किरणों की ऊर्जा तथा अवशोषक माध्यम की मोटाई पर भी निर्भर करता है। यदि हम चरघातांकी 6 का लोगरिथम में ग्राफ खींचे तो लोग आधारित I और मोटाई m में ग्राफ खींचे तो हमें एक ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा
प्राप्त होती है। उस सरल रेखा का जो ढाल होता है वो माइनस म्यू यानी माइनस रैखिक गुणांक के बराबर होगा। ढाल बराबर माइनस रैखिक गुणांक। यदि समीकरण में हम एक था I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स, उसमें x बराबर 1/म्यू रख देते हैं तो I/I0 बराबर प्राप्त होता है E इनवर्स या 1/E। अतः रैखिक क्षीणन गुणांक दूरी के उस मान के व्युत्क्रम के बराबर है जब गामा किरणों की तीव्रता उसकी प्रारंभिक तीव्रता I0 की 1 गुणा रह जाती है। यानी जितनी दूरी तय करने के बाद यदि तीव्रता है वो 1/E गुणा रह जाती है या 0.37 I0 गुणा रह जाती है, वह डिस्टेंस का इन्वर्स क्षीणन गुणांक कहलाएगा। तथा यदि माध्य मुक्त पथ के रूप में यदि परिभाषित करें तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा बराबर समाकलन 0 से इन्फाइनाइट x e की पावर माइनस म्यू एक्स डी एक्स अपॉन समाकलन e की पावर माइनस म्यू एक्स डी एक्स 0 से इन्फाइनाइट। जब ये लिमिट रखी जाती हैं, सोल्व किया जाता है तो 1/म्यू प्राप्त होता है। अतः रैखिक क्षीणन गुणांक का व्युत्क्रम माध्य मुक्त पथ के बराबर होता है। रैखिक क्षीणन गुणांक प्रकीर्णन परिक्षेत्र के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रकीर्णन परिक्षेत्र आपतित कण के लक्ष्य के साथ अन्योन्य क्रिया की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। परिक्षेत्र की जो विमा होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। मूलतः गामा किरणें परमाणुविक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं। तो क्षीणन गुणांक इलेक्ट्रॉन घनत्व n स्मॉल n बराबर कैपिटल N Z के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व कैपिटल N Z बराबर n0 रो Z अपॉन A। यहाँ n पदार्थ का परमाणु घनत्व है, Z परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या है, रो द्रव्यमान घनत्व है तथा n0 है वो एवोगैड्रो संख्या है। तो जो द्रव्यमान क्षीणन गुणांक है, क्षीणन गुणांक जो द्रव्यमान के साथ कनेक्ट किया जाता है, द्रव्यमान क्षीणन गुणांक म्यू एम, वो म्यू अपॉन रो से परिभाषित किया जाता है। म्यू एम क्षीणन गुणांक की जो विमा है वो मीटर स्क्वायर अपॉन केजी या सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी होती है। यदि क्षीणन गुणांक म्यू एम को अभिक्रिया परिक्षेत्र सिग्मा यानी कि क्षेत्रफल स्क्वायर के मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त करें तो म्यू एम बराबर n0 सिग्मा अपॉन ए तथा I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू एम एक्स। क्षीणन गुणांक का मान माध्यम के द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। अब चूंकि गामा किरणें हैं वो जो पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं तो उनका अवशोषण है वो तीन प्रकार से हो सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और युग्म उत्पादन। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित होकर किसी के एल एम एन इत्यादि कक्षकों में से किसी एक कक्ष का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना। कॉम्पटन प्रभाव में आपतित गामा किरणों की स्कैटरिंग के कारण तरंग दैर्ध्य में चेंज होना तथा युग्म उत्पादन गामा किरणों का अवशोषण होने के पश्चात पेयर प्रोडक्शन होना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का उत्पादन होना, ये तीन परिघटनाएं हो सकती हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो परिक्षेत्र है, जब प्रकाश विद्युत घटना होती है तो उसका जो परिक्षेत्र है वो है एकांक द्रव्यमान के लिए प्रकाश विद्युत अवशोषण का मान निम्न आनुभाविक सूत्र से दिया जाता है। सिग्मा पी यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो काट क्षेत्र है बराबर कांस्टेंट गुणा z की पावर n अपॉन e की पावर 3.5। यहाँ पर n का मान है वो 4 से 5 के मध्य तक परिवर्तित होता है। e आपतित फोटोन की ऊर्जा है। यदि परिघटना कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन प्रकीर्णन हो रहा है तो कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण जो परिक्षेत्र होगा सिग्मा सी एस, उसका सूत्र दिया जाएगा कांस्टेंट गुणा z अपॉन एच न्यू। एच न्यू में यहाँ न्यू उस तरंग के विकिरण की आवृत्ति है, z उस परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक है जिस पर गामा किरणें हैं वो आपतित की जाती हैं। तृतीय है युग्म उत्पादन परिक्षेत्र। यदि पर्याप्त ऊर्जा के 1.02
MeV के गामा फोटोन किसी प्रभावित क्षेत्र में गिरते हैं तो इन गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का उत्पादन हो सकता है। ये घटना होगी युग्म उत्पादन, और इस युग्म उत्पादन परिक्षेत्र का जो सूत्र है सिग्मा PP वो दिया जाता है। सिग्मा PP बराबर कांस्टेंट इंटू Z² नेचुरल लॉग h²। यदि हम आपतित फोटोन की ऊर्जा जो MeV में बात करते हैं तथा अवशोषक परमाणु का परमाणु क्रमांक की बात करें तो जो 3 रीजन प्राप्त होते हैं, ये जो रीजन है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रभावित क्षेत्र है। बीच वाला रीजन कॉम्पटन प्रभावित क्षेत्र है और ये रीजन युग्म उत्पादन प्रभावित क्षेत्र है, पेयर प्रोडक्शन इफेक्टिव रीजन है। इस प्रकार गामा रे है वो पदार्थ के साथ अवशोषण में 3 प्रकार की परिघटनाएं हैं वो प्रदर्शित कर सकती है।